नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास की जो आपकी तीसरी इकाई है, ये 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आइए इन्हें देख लेते हैं। और पिछला पेपर आपका कैसा गया जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्वों को सूचीबद्ध कीजिए। सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, साक्षरता की व्यवस्था करना, निरक्षरों को साक्षर बनाना, निःशक्त बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृत शिक्षा का विकास तथा आधुनिकीकरण, मदरसा शिक्षा का विकास तथा आधुनिकीकरण, शालाओं में कंप्यूटर आधारित शिक्षा की व्यवस्था, योग प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, शैक्षिक मूल्यांकन, शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान, स्कूल पाठ्यक्रम का निर्धारण, परीक्षा संचालन की व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण की व्यवस्था, शालेय खेलकूद गतिविधियों का संचालन, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुदान, ग्रंथालयों का रखरखाव, उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना व संचालन, पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शालेय विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था, शिक्षकों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों की व्यवस्था, विभागीय आयोजन व बजट निर्माण एवं समीक्षा। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा केंद्र के दायित्व बताइए। प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास करना, शाला में गुणात्मक सुधार हेतु शाला की सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता हेतु योजना तैयार करना, प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु कार्य, इस हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम संचालन हेतु मध्य प्रदेश शासन एवं भारत शासन से समन्वय स्थापित करना, पठन पाठन की प्रक्रिया में सुधार हेतु प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु शोध करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने का योजनाबद्ध प्रयास करना, साक्षरता एवं सतत शिक्षा के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, प्रारंभिक शिक्षा एवं संपूर्ण साक्षरता हेतु नवाचार, राज्य शिक्षा कोष का संधारण एवं संचालन। ये प्रश्न 2021 में आया था। मदरसा बोर्ड के कार्यों का उल्लेख कीजिए। मदरसा शिक्षा को निर्देशित करना और उसका पर्यवेक्षण करना, मदरसों को मान्यता प्रदान करना, मान्यता को वापस लेने का अधिकार भी मदरसा बोर्ड के पास होता है। निहित रीतियों से मदरसों के प्रबंध समितियों की नियुक्ति करना, मदरसा शिक्षा के प्राथमिक एवं मिडिल स्तर के लिए कार्यक्रम तैयार करना, 5वीं और 8वीं की परीक्षा संचालन करने की तैयारी करना, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मौलवी तथा आलिम परीक्षाओं की उर्दू माध्यम में संचालित करना, अदीस उर्दू, माहिर उर्दू, मुअल्लिम उर्दू परीक्षाओं का संचालन, अरबी स्पोकन 6 माह कोर्स का संचालन, मदरसों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रशासनिक नेतृत्व के प्रमुख उत्तरदायित्वों को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय का संचालन या प्रबंधन तथा अध्यापन में सम्मिलित सदस्यों का पर्यवेक्षण। इस संदर्भ में वेलेस ने विद्यालय नेता के 5 मुख्य दायित्वों को बताया है। सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च मानकों पर आधारित शैक्षिक सफलता का भविष्य निरूपण करना, एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो शिक्षा के अनुकूल हो, सुरक्षा, सहयोग और लाभप्रद क्रियाओं के लिए आधार निर्मित कर सकें, दूसरों में नेतृत्व का विकास करना जिससे अध्यापक और अन्य स्टाफ सदस्यों में विद्यालय को विकासोन्मुखी बनाने में योगदान देने का सामर्थ्य विकसित हो सके, विद्यालय में कार्यरत अध्यापक सर्वोत्तम अध्यापन कर सकें जिससे विद्यार्थियों का सीखना निश्चित हो सके। इसके लिए अनुदेशन प्रणाली का निर्माण करना, विद्यालय सुधार प्रक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए व्यक्तियों, आंकड़ों तथा प्रक्रियाओं का संचालन करना। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण से क्या आशय है, इसके अंतर्गत क्या क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। पर्यवेक्षण का आशय निरीक्षण है, अध्यापक वर्ग द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण
इस संदर्भ में करना कि आवश्यकतानुसार समर्थन भी दिया जा सकेगा पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप सम्मिलित हो सकते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और कक्षा का पर्यवेक्षण नियमित रूप से करना। यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त शैक्षणिक विधियों द्वारा सहायक सामग्री का प्रयोग अधिकतम और बाल विकास पर हुए शोधों के अनुसार हो। विद्यालय के प्रशासक को चाहिए कि वह समस्त रिकॉर्ड और कार्यालय के कामकाज का पर्यवेक्षण करे, प्रवेश, उपस्थिति, लेखा इत्यादि का समय समय पर जांच करते रहे और यह सुनिश्चित करते रहे कि कर्मचारियों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और विद्यालयों के हित से संबंधित कार्य समय पर संपादित होते रहें। विद्यालय के भवन और स्थलों का सामान्य पर्यवेक्षण, उनकी कार्यात्मक स्थिति, मरम्मत, सफाई आदि। बच्चों की सुरक्षा विद्यालय का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। सुरक्षा संबंधी कारकों पर ध्यान देते हुए विद्यालय प्रांगण का प्रतिदिन निरीक्षण करना जरूरी है। इसके बाद है कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न। एक अच्छे अध्यापक के क्या दायित्व होते हैं? एक अच्छे अध्यापक में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अध्यापक का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। एक अच्छा अध्यापक नेता अच्छे और परिस्थिति के सापेक्ष मूल्यों को मानने और समझने वाला होना चाहिए। भविष्य को ध्यान में रखकर वह विद्यार्थियों के विकास के लिए प्रयास करता है। लक्ष्यों की स्पष्टता। एक अच्छे अध्यापक नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि उसे विद्यार्थियों के संदर्भ में अपने लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान और समझ होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों को किस प्रकार तैयार करे कि वे भविष्य की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पर खरे उतरें। विद्यार्थियों को भविष्य के संदर्भ में तैयार करना है। पाठ्यचर्या की विभिन्न शैलियों तथा कार्य नीतियों का प्रयोग करने का कौशल होना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक नेता पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को जानता हो, अपने विद्यालय के क्रियाकलापों को पाठ्यचर्या के अनुसार योजनाबद्ध कर पाए और योजक के क्रियान्वयन में शैलियों की विभिन्नता और कार्य नीतियों को प्रदर्शित कर पाए। कक्षाओं को प्रबंधित और संचालित करना। कक्षा के संचालन की सामान्य गतिविधियों एक सामान्य अध्यापक आसानी से पूरा कर सकता है, परंतु अध्यापक नेतृत्व की स्थितियां तब होंगी जब एक अध्यापक विद्यार्थियों को गतिविधियों में सम्मिलित करे और अभिप्रेरित करे, विद्यालय में एक सकारात्मक संस्कृति का निर्माण सृजन करे, सहयोगियों के साथ एक समूह दर्शन का निर्माण करने का कौशल शिक्षक में होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता युक्त शैक्षिक कार्यक्रम का विकास करे, विद्यार्थियों को एक सकारात्मक शैक्षिक परिवेश प्रदान करे, परिणामों के लिए उत्तरदायी बने और मानव संसाधन को बढ़ाए। किसी भी परिस्थिति में शिक्षक विद्यार्थियों को समर्थन देने वाला हो और उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का बोध कराने वाला होना चाहिए। समाज की आवश्यकता के अनुरूप भूमिका। समाज की जरूरतों के अनुसार अध्यापकों की भूमिका भी समय समय पर बदलती रहती है। इस आधार पर अध्यापकों के कार्य बदल सकते हैं, परंतु इसके मूल उत्तरदायित्व कभी नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक का कोई विकल्प नहीं है। नवीन विधियों के उपयोग के प्रति आग्रही होना। शिक्षक को कक्ष की प्रक्रिया के अंतर्गत नवीन विधियों, शैलियों आदि का प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। परिवर्तन के प्रति संचेतना और आग्रही होना विद्यार्थियों के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि शिक्षक ऐसा नहीं होता तो वह विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तो क्या वर्तमान के लिए भी तैयार नहीं कर पाएगा। जिम्मेदार और उत्तरदायित्व की चुनौती को स्वीकार करने वाला, विद्यालय के किसी भी परिणाम को अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा मानने वाला शिक्षक सदैव चुनौतियों कार्य करने के लिए तैयार रहेगा। शिक्षक का ऐसा चरित्र विद्यार्थियों के लिए सदैव एक आदर्श प्रस्तुत करता है। जब भी वह विद्यालय का विद्यार्थी होता है तब भी, और जब वह विद्यालय से बाहर जा चुका होता है तब भी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन को समझाते हुए नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए। नेतृत्व, इसमें दो अर्थ समाहित हैं। पहला अग्रणी होना, दूसरा आदेश देना। नेतृत्व निजी या प्रशासनिक दोनों संगठनों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधीनस्थों से व्यवहार का एक उपकरण है। नेतृत्व है जो निर्धारित लक्ष्यों को अधीनस्थों के व्यवहार से एकीकृत कर दे। परिभाषाएं हॉज एवं जॉनसन ने लिखा है, औपचारिक अनौपचारिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार को अनुकूल करने की योग्यता नेतृत्व है। डगलस मैकग्रेकर ने लिखा है, नेतृत्व नेता और परिस्थितियों के संबंध का नाम है, परिस्थिति के सन्मुख उभरना ही नेतृत्व है। चेस्टर बनार्ड ने लिखा है, नेतृत्व सामूहिक इच्छा शक्ति को संचार के माध्यम से समन्वित करता है ताकि उद्देश्य प्राप्त हो सके। मूने ने लिखा है कि नेतृत्व सत्ता का ऐसा स्वरूप है जो प्रक्रिया
में आते ही ग्रहण करती है। नेतृत्व का अर्थ विद्वानों ने नेतृत्व को भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। कभी कभी इसका अर्थ प्रसिद्ध को समझाया जाता है। लोकतांत्रिक दृष्टि से इसका अर्थ उस स्थिति में समझा जाता है जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे व्यक्तियों के आदेशों का पालन करते हों। कभी कभी यदि कोई व्यक्ति शक्ति के आधार पर दूसरों से मनचाहा व्यवहार करवा लेने की क्षमता रखते हों तो उसे भी नेतृत्व के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, भले ही यह कार्य दबाव द्वारा किया गया है अथवा व्यक्तिगत संबंधी गुणों को प्रदर्शित करके किया गया है। पिंजर ने नेतृत्व को इस प्रकार परिभाषित किया है कि नेतृत्व व्यक्ति और पर्यावरण के संबंध को स्पष्ट करने वाली धारणा है। यह उस स्थिति का वर्णन करती है जिसमें एक व्यक्ति ने विशेष पर्यावरण को इस प्रकार स्थान ग्रहण कर लिया हो तो उसकी इच्छा, भावना और अंतर्दृष्टि की सामान्य लक्ष्यों को पाने के लिए दूसरे व्यक्तियों को निर्देशित करती है तथा उन पर नियंत्रण रखती है। इस परिभाषा के आधार पर समीकरण के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। विशिष्ट पर्यावरण व्यक्ति की स्थिति निर्देश नेतृत्व, अर्थात व्यक्ति एक विशेष पर्यावरण में एक विशेष स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो वह अपनी क्षमताओं तथा गुणों के आधार के द्वारा दूसरे विद्यार्थियों को प्रभावित करने लगता है। यही नेतृत्व की स्थिति है। लेपियर तथा फार्न्सवर्थ के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को उससे अधिक प्रभावित करता है जितना कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार नेता को प्रभावित करते हैं। नेतृत्व की परिभाषाएं। जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व को उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। लिंगस्टन ने लिखा है, नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। मूरे ने लिखा है, नेतृत्व को एक ऐसी योग्यता मानते हैं जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आर्डविटोड ने लिखा है, नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने की योग्य होता है, विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नेतृत्व एक दी हुई स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति दिशा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रयासों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व की विशेषताएं देखिए। नेतृत्व वह विशेष व्यवहार है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव एवं आग्रह का सम्मिश्रण होता है। नेतृत्व के दो पक्ष नेता और अनुयायियों का होना अनिवार्य है। नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। नेतृत्व संबंधित प्रभाव दबाव युक्त नहीं होता, इसे साधारण तथा स्वेच्छापूर्ण ग्रहण किया जाता है। दबाव केवल नेता के नैतिक प्रभाव का होता है। नेतृत्व आयोजित न होकर विचारपूर्ण अनुयायियों के व्यवहारों को निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है। नेतृत्व का एक विशेष परिस्थिति क्षेत्र होता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से नेतृत्व प्रभावित हो सकता है।